सुद्धा ने मुझे अंदाजन वो जगह दूर से इशारा करके बताई जहां पटेल का डेरा हो सकता था। हमने दरख्तों के पीछे से होते तेज तेज कदमों से उस डेरे की तरफ चल पड़े। जंगल में दरख्तों की घनी छांव थी, बाहर दरिया के किनारे धूप चमक रही थी। यहाँ दरख्त इतने करीब करीब नहीं उगे हुए थे, मगर इन दरख्तों के तने इतने बड़े थे कि बड़े बड़े सतूनों का ऊंची गन वाला ईवान सा बन गया था। इनमें से मुझे दूर दरिया के किनारे एक छोटी सी मोटर किश्ती खड़ी नजर आई, जहां आदमियों की आवाजें भी आ रही थीं। सुधा की आंखें इंतकाम की आग में एक बार फिर चिंगारियां छोड़ने लगी। रघु पटेल के आदमी यहाँ मौजूद हैं। मैंने दो आदमियों को कांधों पर बक्स उठाए दरख्तों में से निकलकर किश्ती की तरफ दौड़कर जाते देखा। ये लोग यहाँ से भाग रहे थे। मैंने सुधा रंगनी से कहा, तुम यहाँ दरख्त के पीछे छुपकर मेरे जाने की थोड़ी देर बाद फायर कर देना। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं झाड़ियों और गिरे पड़े दरख्तों के फलांग कर जंगल का छोटा सा चक्कर काटकर दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ से मुझे मोटर किश्ती साफ नजर आ रही थी। उस पर एक बक्स लादा जा चुका था और 3 आदमी दूसरा बक्स लाद रहे थे। मैं इस किश्ती पर कब्जा करना चाहता था। मैंने झुककर किश्ती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था कि सुधा के फायर से जंगल गूंज उठा। किश्ती में बक्स लादने वाले आदमी बक्स वहीं छोड़कर दरख्तों की तरफ भागे। मैंने 3-4 छलांगे लगाई और मोटर किश्ती में कूदकर पोजीशन संभाल ली और पैर दर पैर भागते हुए आदमियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 आदमी वहीं ढेर हो गए। एक भागकर दरख्तों में बनी हुई एक झोंपड़ी में घुस गया। इस झोंपड़ी के बाहर धुआं उठ रहा था। झोंपड़ी की दूसरी जानिब भी बंदूक का फायर होने लगा। इसका मतलब था कि झोंपड़ी में पटेल और उसके गुंडे मौजूद थे। मैंने गर्दन घुमाकर मोटर किश्ती का जायजा लिया। ये एक मीडियम साइज की मोटर लॉन्च थी। स्टीयरिंग शीशे की स्क्रीन के पीछे था। मैंने तेजी से जीना उतरकर नीचे जाकर देखा। किश्ती खाली पड़ी थी। मैं ऊपर आ गया। किश्ती का रस्सा या लंगर जमीन में गड़ी हुई मेख के साथ बनता था। सुधा की राइफल के 2 मजीद फायर मैंने सुने, वैसे वो खतरे में भी थी। झोंपड़ी में से निकलकर ये गुंडे उसे घेरे में ले सकते थे, इसलिए मैंने किश्ती में साहिल पर छलांग लगाई और झोंपड़ी की दीवार से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे आ गया। फिर रेंगता हुआ झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे की तरफ घूमा। गुंडे उधर ही से फायरिंग कर रहे थे। मैंने दरख्त के पीछे से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा कि झोंपड़ी के अकब में 4 आदमी एक मोर्चा बनाए बैठे थे। बंदूकों की नालियां उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों के सुराख में से बाहर निकाली हुई थीं और करीब ही कारतूसों की 6-7 बेल्टें पड़ी थीं। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसके अंदर से अचानक एक भारी भरकम मगर घबराई हुई आवाज आई, अबे नमक हरामो, तुम में से 2 आदमी मुझे लेकर मोटर बोट पर पहुंचाओ। 4 में से एक आदमी उठा और बंदूक कांधे पर रखकर बोला, पटेल बाबू उधर से फायर आ रहा है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ये आदमी बराह रास्त मेरी राइफल की जिद में आ चुका था। मैंने लबलबी दबा दी। तड़ाक की आवाज के साथ ये आदमी अपनी जगह से 3 फुट ऊपर उछलकर धड़ाम से टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही मैंने फायरिंग शुरू कर दी और बाकी के 3 आदमियों को भी वहीं ढेर कर दिया। मेरे ख्याल में अब मैदान साफ होना चाहिए था। झोंपड़ी में पटेल को जैसे सांप सूंघ गया था। वो खौफ के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैं उछलकर दरख्तों में से बाहर आया और झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। किसी जानिब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरख्तों के सारे परिंदे डरकर उड़ गए थे। झोंपड़ी का दरवाजा उसी तरह नीम वहां था। मैंने राइफल का रुख दरवाजे की तरफ करके बुलंद आवाज में हिंदी में कहा, अंदर जो कोई भी है हाथ उठाकर बाहर आ जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जल्दी करो नहीं तो मैं फायर करूंगा। झोंपड़ी में से पटेल की वही भारी भरकम आवाज आई। इस बार आवाज शिद्दत से कांप रही थी। मुझे जान से नहीं मारोगे ना, मुझे जान से ना मारना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। ये पटेल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। सुधा रंगनी मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। उसने मेरी आवाज सुन ली थी। महाज भी खामोश था। वो जंगली घास में से तेजी से गुजरती मेरे पीछे आकर जमीन पर ऊंधी लेट गई। मुझे ये सफाम लड़की भी अब कमांडो लगने लगी थी। मैंने अपनी आंखें दोबारा झोंपड़ी के अध खुले दरवाजे पर गाड़ दी। अब सुधा की राइफल का रुख भी दरवाजे की तरफ था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, पटेल बाहर निकल आओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चंद सेकंड बाद दरवाजा चरचराने की आवाज आई। फिर एक फूली हुई तोंद वाला ठिगना सा रोगंजा आदमी दोनों हाथ सर पर रखे थरथराता हुआ नमूदार हुआ।
उसने सिल्क का इंतहाई बेशकीमती धोती कुर्ता पहन रखा था। पाँव में गुजराती चप्पल थी। मौत के खौफ से वाकई उस पर लर्जा तारी था। मैंने जमीन पर लेटे लेटे उससे पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। उसने कपकपाती आवाज में कहा, सब मारे गए ठाकुर, सब मारे गए। सारा किया धरा उन्हीं का था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सोने की अंगूठी ले लो, मेरे साथ चलो, तुम्हें 1 लाख रुपया जहाँ कहोगे पहुंचा दूंगा। बॉक्स में 5,000 रुपए हैं, वो भी तुम ले लो ठाकुर, तुम ले लो। मैंने अपनी जगह से उठते ही एक जकंत भरी लात मारकर झोंपड़ी का दरवाजा धड़ाक से खोल दिया और राइफल तान कर चलाया, कोई है तो वही खड़ा रहे। मैं झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी। एक जानिब चारपाई पर शानदार बिस्तर लगा था। मैं बाहर निकल आया। पटेल को सुधारंगनी ने अपनी राइफल की जिद में ले रखा था। पटेल उसी तरह अपने हाथ सर पर रखे खड़ा था। मैंने सुधारंगनी को इशारे से बुला दिया। हम दोनों की शक्लें देखकर पटेल की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। सुधारंगनी के स्याफाम चेहरे, केसरी आंखों और कलाई से लिपटे सांप को देखकर तो उसके पसीने छूट गए। मेरी अपनी शक्ल भी किसी खून पी जाने वाले दरिंदा सिफ्त डाकू से कम न थी। मैंने पटेल का एक हाथ नीचे गिरा दिया। हाथ नीचे कर लो पटेल, तुम सुधा के शिकार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पटेल ने सुधा के आगे हाथ छोड़ दिए। नाग देवी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सुधारंगनी ने राइफल कांधे से लटका रखी थी। उसने अपनी कलाई से लपटे सांप के सर पर हाथ फेरते हुए फुनकार नुमा आवाज में पूछा, मछेरों की झोंपड़ियों को किसने आग लगाई? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और बच्चों पर किसने गोलियां चलाई? पटेल ने गड़गड़ाते हुए कहा, देवी मियाँ, ये सब कुछ इन गुंडों ने किया था, मैंने तो उन्हें मना किया था। सुधारंगनी ने गजबनाक होकर कलाई वाला सांप पटेल के चेहरे के करीब कर दिया। निर्दयी, इन गुंडों को यहाँ कौन लाया था? बोल बोल। सुधा ने सांप को मजीद करीब कर दिया। पटेल की आंखें दहशत के मारे उबल पड़ी और फिर वो बेहोश होकर चकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने सुधा से कहा, इसका काम तमाम करो और वापस अपने टीले पर चलो। सुधारंगनी ने बेहोश पटेल के गंजे सर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तो इससे प्यार करूंगी रघु, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। अब मैं इस गंजे पटेल से प्यार करूंगी। ये लो, तुम मेरे बेटे को पकड़ो। उसने कलाई वाला सांप उतार कर मेरी तरफ फेंका। सांप हवा में उछलकर मेरे बाजू के साथ आकर चिमट गया। मुझे पसीना तो जरूर आ गया, मगर सांप ने मुझे कुछ न कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह वैशी तामिल लड़की पटेल के साथ किस किस्म का प्यार करना चाहती है। मेरे देखते देखते सुधारंगनी ने अपना मुंह पटेल के गाल पर रख दिया। फिर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं अपनी जगह पर साकित खड़ा उसे तक रहा था। जब वो पीछे हटी तो पटेल के गाल से स्याह रंग का खून बह रहा था। सुधारंगनी, उस नागन वैशी लड़की ने पटेल के गाल को काटकर अपने दांतों का जहर उसके खून में शामिल कर दिया था। सुधा ने पटेल के पेट पर लात मारकर कहा, इस राक्षस को इसी तरह मारना चाहती थी। लात मारने से पटेल को होश आ गया। उसने गर्दन उठाकर अपने जिस्म को देखा कि गोली तो नहीं लगी। उसके गाल से खून के स्याह कतरे उसके बेदाग कमीज पर गिरे तो उसने अपने गाल को हाथ लगाकर देखा। ये जहर है राक्षस, ये मेरे इंतकाम का जहर है। पटेल का मोटा बदा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरसने लगा, अपनी गर्दन को मसलने लगा। उसके हल्क से हल्की सी चीख निकली जो एक खरखराहट में तब्दील हो गई। उसके हाथ जमीन पर गिर पड़े। नाक से स्याह खून जारी हो गया। जिस्म की लर्जिश रुक गई और गर्दन एक तरफ को ढलक गई। अब उसके कान से भी स्याह खून बह रहा था। सुधारंगनी ने एक वैश्याना कहका लगाया। राइफल उठाकर पटेल के पेट को निशाना बनाया और दाएं से फायर कर दिया। पटेल का जिस्म जरा सा उछला और तोंद हल्के से धमाके से फट गई और अंतड़ियां बाहर को उबल आईं। मैंने सुधारंगनी का बाजू थामा और उसे घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले गया। सुधारंगनी पर वहशत सवार थी। शायद वो पटेल की लाश को कच्चा चबा जाना चाहती थी। वो मेरे बाजुओं से निकल जाती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और झोंपड़ी के दूसरी तरफ ले जाकर एक मटके से पानी पिलाया। वो जमीन पर बैठ गई। फिर अपने माता पिता को याद करके देर तक रोती रही। मैं उसके सर पर हाथ रखे उसे दिलासा देता रहा। जब उसकी तबीयत को कदरे सुकून आया तो हम मोटर किश्ती में आ गए। उसकी तलाशी ली। बक्स को खोलकर देखा। उस बक्स में सिवाय ऊट पटांग चीजों और मजदूरों के यही खातों के और कुछ न था। एक बक्स बाहर सेल पर गिरा पड़ा था। उसे खोला तो उसमें से साफ सुथरी धोतियां, कुर्ते और 4 नई चप्पलें बरामद हुई। एक रुमाल में 2000 रुपए के करेंसी नोट लिपटे हुए थे।
हमने ये चीजें एक गठरी में डालकर मोटर किश्ती में रख दी। अब वापस झोंपड़ी की तलाशी लेने आए। देखा कि पटेल की लाश गल सड़ गई थी और उस पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। सख्त बदबू आ रही थी। हमने झोंपड़ी में जाकर तलाशी ली। यहाँ दीवार के साथ आटे चावल की बोरियां, घी के कलस्तर वगैरह पड़े थे। एक बड़ी कीमती राइफल और गोलियों का बेल्ट दीवार से टंगा था। ये शायद पटेल की अपनी राइफल थी। कमबख्त इस कदर बुज़दिल था कि उससे कोई काम न ले सका। हमने कपड़ों की गठरी भी वहीं पलंग के बिस्तर पर फेंक दी। लाश की बदबू अंदर तक आ रही थी। हमने बाहर आकर इधर उधर से खुश्क टहनियां, पत्ते और सूखे दरख्तों के गिरे पड़े कंधे और कोने में जमा लकड़ियां लेकर पटेल की लाश पर फेंकी। फिर दूसरे आदमियों की लाशों को भी घसीटकर वहीं ढेर किया। कुछ और लकड़ियां और दरख्तों के कुंदे लड़काकर लाशों पर डाले और आग लगा दी। सुधा, इन लाशों को जलने दो। चलो हम वापस टीले पर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। वापस टीले पर आए तो बुढ़े मछेरे की लाश भी बदबू देने लगी। सुधा के कहने पर हमने बूढ़े की लाश को दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दिया। झोंपड़ी के बाहर बैठकर हमने दिन का बचा हुआ खाना यानी मछली और जवार के आटे की रोटी खाई, पानी पिया। मैं दरख्तों वाले मोर्चे के साथ टेक लगाकर नींद दराज हो गया। सुधा झोंपड़ी के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। मुझे फौरन नींद आ गई। वो रात हमने टीले वाली झोंपड़ी में ही बसर की। दूसरे दिन हम पटेल के डेरे पर आए तो देखा कि लाशें जलकर स्याह हो चुकी हैं। हम अपनी राइफलें और दूसरी 4 बंदूकें भी उठाकर इस झोंपड़ी में ले आए। यहाँ पटेल के शेव का सामान, तेल, कंघी और खुशबूदार तेल और तौलिया भी था। एक ट्रंक में उसके कपड़े भी पड़े थे। मैंने सबसे पहले सेफ्टी रेजर से शेव बनाई, अपनी मूंछें कैंची से कतरी, फिर दरिया पर जाकर साबुन मलकर गुस्ल किया। अपने खाकी गंदे फटे पुराने कपड़े उतारकर सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहना। पाँव में पटेल की नई चप्पल डाली। इतने में सुधा रंगनी भी नहा धोकर आ गई। उसने बालों में तेल डालकर उन्हें धोया था। मुझे देखकर देखती ही रह गई। रघु, तुम तो बड़े सुंदर हो। मैंने कहा, सुधा तुम भी तो बड़ी सुंदर हो, जंगल की देवी लग रही हो। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।